सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। दैट्स यूनिट 1 ब्लॉक 1। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है, उसको पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। वाई इज इट सो दैट फाइनेंस जो है वो इंटरनेशनली या बिटवीन द नेशंस करने की जरूरत पड़ती है। द रीजन बीइंग टू, सबसे पहले तो देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो नेशन व्हिच इज सेल्फ सफिशिएंट। हर नेशन जो है वो अपने नीड्स के लिए, इकोनॉमिक नीड्स के लिए, सोशल नीड्स के लिए डिपेंडेंट है अपॉन अदर कंट्रीज एंड देयरफॉर ट्रेड की जरूरत पड़ती है ना। इंटरनेशनल ट्रेड जो कि आप अपने और आईबीओज में पढ़ भी चुके होंगे। आईबीओ 2 इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, आईबीओ 3 इज इंटरनेशनल ट्रेड। आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स पढ़ चुके हो। सो in all the IBOs, you know that there is no country. Through all the IBOs, you know that there is no country which is self-sufficient. Every nation is dependent on the other nations, and therefore trade को facilitate करने के लिए international flow of funds की जरूरत पड़ती है। बिकॉज अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रहा है, इंडिया यूएस से कुछ मंगा रहा है या यूएस जापान से कुछ मंगा रहा है, तो इनके बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो रहा है, उसको सेटल कैसे करेंगे। बिकॉज इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी में है, यूएस की जो करेंसी है वो डॉलर में है। So there has to be a process to settle this trade relationship between them. So there arises the need of international financial system or international monetary system. The other reason जिसकी वजह से flow of funds between nations की जरूरत पड़ती है, that is to facilitate investment at government or private level. Now investment जो है वो government या private level पे internationally कैसे होती है। जैसे जब तक हमारे नेपाल के साथ friendly terms थे, अगर नेपाल में सीवियर फ्लड्स आ जाते थे या ऐसा किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन होता था, अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो, तो इंडियन गवर्नमेंट यूज्ड टू हेल्प देम इन री-एस्टैब्लिशिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। सो ये हुआ फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट एट द गवर्नमेंट लेवल। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट लेवल एट द प्राइवेट लेवल। अब जैसे लार्सन एंड टर्बो हो गया, या यू नो इफ देयर इज एनी अदर एमएनसी which is making any sort of investment in India, for example PepsiCo, Coca-Cola, all these companies, all these MNCs जो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट चाहे डायरेक्ट नेचर का हो या इनडायरेक्ट नेचर का हो, अगर वो प्राइवेट लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या चाहिए, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स चाहिए, है ना। अ यूएस कंपनी विच इज लेट्स से पेप्सिको, अगर वो इंडिया में आके अपने ब्रांचेस खोलना चाह रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाह रही है, अपने ऑपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए होगा इंडिया में ऑपरेट करने के लिए, रूपी। बट सिंस दे बिलोंग टू यूएस, सो दे वुड हैव ओनली यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, राइट। सो फिर से वो जो सेटलमेंट होगा कि उस डॉलर का जो कन्वर्जन है वो कैसे रूपी में होगा और फिर वो यहाँ आकर पैसे लगा के इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऑल ऑफ दैट नीड्स व्हाट, फ्री फ्लो ऑफ फंड्स, free flow of funds among nations. So what is the rationale behind studying this subject? क्यों free flow of funds की जरूरत ही पड़ती है, या क्यों एक फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करे, so that ट्रेड जो है नेशंस के बीच में फैसिलिटेट हो सके और इन्वेस्टमेंट जो है वो फैसिलिटेट हो सके। नाउ अब क्या इतना इजी होने वाला है कि इतने सारे कंट्रीज हैं और इतने सारे उनके करेंसीज हैं, उनके बीच में फ्री फ्लो जो है या फिर सेटलमेंट जो है, क्या वो इतना इजी होने वाला है? नो, देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय एवरी नेशन ऑन द ट्रेड, ऑन द करेंसीज, ऑन द एक्सचेंज सिस्टम। क्यों होते हैं ये रेस्ट्रिक्शंस? बिकॉज हर नेशन चाहती है कि वो अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें, अपने डोमेस्टिक ट्रेड को पुश करें, सपोर्ट करें, अपने करेंसी को वैल्यू करें, है ना। सो इन सारी चीज़ों के लिए वो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती हैं। बट ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं दैट वुड मेक द वर्किंग
completely impossible, ना ट्रेड हो पाएगा ना ही इन्वेस्टमेंट हो पाएगा. सो इसलिए ऐसे इश्यूज को, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, और वो जो सिस्टम है वही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है जिसको हम स्टडी करते हैं. सो एक इन सारे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए गए, बहुत सारे लॉज फ्रेम किए गए, बहुत सारे रूल्स लेआउट किए गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए, और बहुत सारे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स फॉर्म किए गए ताकि स्मूथली फ्लो ऑफ फंड्स हो सके. सो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, आपके IBO6 का जो नाम है, दैट डिपेंड्स अपॉन 3 levels or 3 categories of systems and institutions जो कि flow of funds को govern करते हैं. वो 3 categories क्या है? पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस. दूसरा है करेंसीज को एक्सचेंज करने का एक प्रॉपर सिस्टम लेआउट किया गया. सो देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग करेंसीज. ब्रीफली उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. एंड देन सम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस. सो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए at multiple levels which could look after the administration of international financial system, है ना. सो ब्रॉडली ये 3 कैटेगरीज हैं जिनको आप चारों ब्लॉक में पढ़ेंगे. सो एवरी टॉपिक दैट यू विल बी स्टडिंग इन IBO6 would be related to either of these categories. ठीक है. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वर्ड बाय वर्ड. इंटरनेशनल मतलब बहुत सारे नेशंस के बीच में होना है, ग्लोबल लेवल पे होना है. किस चीज के रिगार्डिंग ये सिस्टम है? दिस इज अबाउट मॉनेटरी. सो इट बेसिकली लुक्स आफ्टर द मनी मार्केट और मे बी द फाइनेंशियल मार्केट्स, और यू कैन कॉल द कैपिटल मार्केट्स, जो कि बहुत सारे नेशंस के बीच में सेटल होना है. एंड सिस्टम, सिस्टम का मतलब देयर इज अ प्रॉपर आउटलाइन, एक अरेंजमेंट है, एक फिक्स पैटर्न ऑफ रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्न करेंगे, है ना. एक सिस्टम को रन करने के लिए यू नीड lot of institutions also who look after its governance. So what is international monetary system? It is a set of arrangements, rules, practices and institutions under which payments are made and received for international transactions across national boundaries. Now I think this is a very basic definition, मतलब आपको बहुत ज़्यादा effort डाल के रटना नहीं पड़ेगा. Just the way I told you, आप इस definition को meaning भी समझ सकते हो. Definition जो होता है उसको रट कर exactly same sequence में, same words के sequence में लिखना होता है. But there is not really definition. You can call it meaning, और आप चाहो तो इसको, you know, you can write it in your own words. It's just that the output should come out to be the same. That is, international होता है, between the nations होता है. Monetary यानी payments और receipts को देखता है. International transactions के payments और receipts को देखता है. और system है, system है मतलब एक proper set of arrangement, rules, practices and institutions हैं which take care of the international transactions. Okay. Now, when we call that international monetary system की हम बात करें, so when we call it a system, so what exactly is meant here? जब हम system कह देते हैं, तो it does not look after only the payment and the receipt. इसका जो connection होता है, फिर वो सिर्फ payment और receipt तक limited नहीं रह जाता है, but it also looks after the, you know, pattern of balance of payments, the relationships between the balance of payment of various nations and the manners in which it gets adjusted. ये पूरा का पूरा जो आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ोगे, इसमें ब्रॉडली क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको. You will be studying about the institutions which look after the international monetary system or financial system. इसके बाद आप पढ़ोगे about money market, about capital market.
जब आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ोगे तो आप इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। जब आप इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो आप ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट्स के बारे में पढ़ोगे, और एक्सचेंज रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में भी पढ़ रहे हैं नेशंस के। ये जो पूरा IBO 6 है इसके अंदर ब्रॉडली ये 5-6 चीजें हैं जिनको आपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट नहीं बल्कि रिलेशनशिप बिटवीन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेरियस नेशंस और कैसे वो सेटल होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, या फिर कितना पैसा आपने किसी और कंट्री में भेजा है और कितना पैसा किसी और कंट्री ने आपको भेजा है। तो उसके बेसिस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या सरप्लस होता है। सो इंडिया जैसी कंट्री जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत सालों से डेफिसिट चल रहा है। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट किनका चलता है? डेवलप्ड नेशंस का, यूएस का है, स्विट्जरलैंड का है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे नेशंस का है, जापान का है। सो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है उसको सेटल और एडजस्ट करने का क्या मतलब? डेफिसिट है, माइनस है, तो हम उसको कैसे सेटल करते हैं? उसको सेटल करने का यूजुअली तरीका होता है थ्रू लोन्स एंड बोरोविंग्स, है ना। दूसरे नेशन से या फिर इंटरनेशनल बैंक से या रीजनल बैंक से लोन्स और बोरोविंग्स लेकर उसको सेटल किया जाता है। सो इट इज अबाउट दैट, द मैनर इन विच इट गेट्स एडजस्टेड एंड सेटल्ड। अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है, we've read कि फ्री फंड ऑफ फ्लो की जरूरत क्यों पड़ती है, बट ये सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? फ्री फ्लो ऑफ फंड की जरूरत तो इसलिए पड़ती है बिकॉज ट्रेड होना है या फिर बिकॉज इन्वेस्टमेंट होना है। बट व्हाई इज इट सो दैट अ प्रॉपर सिस्टम इज रिक्वायर्ड? बिकॉज हर कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली और सोशली डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। यूएस में रिसेशन आता है तो वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज क्रैश कर जाती हैं, चाहे उनका यूएस के साथ कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चल रहा हो नहीं चल रहा हो, बट इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द अदर कंट्रीज। थाईलैंड में अगर फ्लड आता है तो उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उनके जो ट्रेड होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस या सोशल डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर है, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, ट्रैवल के लिए। यू डू ट्रैवल टू प्लेसेस, यू डू विजिट प्लेसेस इंटरनेशनली, बट पॉलिटिकली ये सारे नेशंस जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट। पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट एज इन द इलेक्शंस और द पॉलिटिकल सिस्टम वो कंप्लीटली डिफरेंट और आइसोलेशन में रन करता है। But because of the economic and the social independence, interdependence, political independence जो है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। जैसे अगर यूएस इलेक्शंस में ट्रम्प जीत रहा है और हिलरी क्लिंटन हार रही है, जहां पर कि क्वाइट एक्सपेक्टेड था that Hillary Clinton would rather win owing to their past records and their campaigning, but it's just because of the maybe the not just because but a greater role or a major role was played by Putin. Because of Putin's association with Trump, क्या हुआ था कि Trump got an edge. So ऐसा क्या होता है कि पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट जो है ना, ये कहने के लिए है कि इलेक्शंस जो हैं वो आपके विद इन द नेशनल बाउंड्रीज हो रहा है, बट इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑफ द अदर कंट्रीज एज वेल। फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, ट्रेड, ये सारी चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं ऑन हाउ यू हैव रिलेशनशिप्स विद द अदर नेशंस, जो हमने IBO 3 में पढ़ा भी है। IBO 3 के जो rest of the half portion है that deals about the trade relationship between other countries, and when we study the trade relationship between various countries we actually study their political independence as well, है ना।
सो इस सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उनको रिकंसाइल किया जा सके with the politically independent members. So that's why a proper system is required. अब इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के क्या क्या कंसर्न्स हैं, के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये सबसे पहले तो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द मेंबर्स का ध्यान रखता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज में बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट स्टडी करते हैं। दूसरा, ये ध्यान रखते हैं कि ये जो नेशंस हैं हाउ एग्जैक्टली डू दे सेटल देयर अकाउंट्स विद वन अनदर। अगर किसी ने दूसरे कंट्रीज से लोन लिया है या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, सो व्हाट आर द वेज इन विच दे सेटल देयर अकाउंट्स? सो देयर कुड बी टू वेज, या तो वो क्रेडिट ले या फिर वो रिजर्व्स को यूटिलाइज करे। सो यूजुअली क्रेडिट लिया जाता है, क्रेडिट या लोन लिया जाता है, और दूसरा तरीका होता है रिजर्व। हर कंट्री के पास जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया के पास जो आरबीआई है, उनके पास रिजर्व्स होते हैं। वो रिजर्व्स जो कंट्री के बहुत बुरे वक्त में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत 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 ही बुरे वक्त में, अदरवाइज उस रिजर्व्स को हाथ नहीं लगाया जाता, राइट? सो ये जो डेफिसिट्स होती हैं या ये जो अकाउंट्स होती हैं, इनको कंट्रीज आपस में कैसे सेटल करेंगी, ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम देखता है। और तीसरा जो एस्पेक्ट है या तीसरा जो कंसर्न है वो है कि व्हाट इज द अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल मनी। अमाउंट इन फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल मनी, अमाउंट यानी आपके पास किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास यूरो का एक रिजर्व होगा, पाउंड का रिजर्व होगा, येन का रिजर्व होगा, यूएस डॉलर का रिजर्व होगा, थाईलैंड के बात का रिजर्व होगा। हर कंट्री के जो करेंसीज हैं उनका रिजर्व होता है। सो कितने अमाउंट हैं आपके पास, कितना इंटरनेशनल मनी है आपके पास, एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दैट मनी। फॉर्म का मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो पैसा होता है किसी भी कंट्री के पास, ये जो इंटरनेशनल करेंसी होता है किसी भी कंट्री के पास, वो कैश के ही फॉर्म में हो, वो प्लास्टिक करेंसी के ही फॉर्म में हो, नहीं पेपर या प्लास्टिक करेंसी के ही फॉर्म में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बारी ये जो होता है ये होता है ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, in the form of bonds, in the form of equities or securities, है ना? So what is the amount and what are the forms of those international money? So international monetary system के अंदर ये तीन concerns हैं, ये तीन aspects हैं जिनको study किया जाता है। पहला economic policies, दूसरा the ways of settlement of accounts with one another, and thirdly the amount and form of international money. Next, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल मॉनेटरी रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं with a lot of institutions. So which are those institutions exactly? Few names are here such जो आपने बहुत बारी सुना होगा, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे OECD भी आई थिंक आपने सुना होगा। OECD is basically Organization for Economic and Cooperation Development, Economic Cooperation and Development. EMU है European Money Union, Monetary Union. Then there's BIS. BIS is basically the Bank for International Settlements. जो भी international settlements होती हैं क्रेडिट या रिजर्व के को यूटिलाइज करके, वो होती हैं थ्रू BIS. सो ये बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ रिलेशनशिप बना के रखा जाता है ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। नेक्स्ट, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये है क्या एग्जैक्टली? हमने इसका मीनिंग तो पढ़ लिया, बट अगर हम ये जानना चाहें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है हाउ डज इट वर्क, what exactly does it do, right? So
ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये आज की डेट में क्या है और कैसे काम करता है, इसको स्टडी करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है दैट हाउ एग्जैक्टली डिड इट गेट इवोल्यूटेड, है ना। सो इसका एवोल्यूशन कैसा हुआ, इसका बिगिनिंग कैसे हुआ। सो बहुत पहले, जो आपकी बुक में भी नहीं दिया है, वो हुआ करता था बाई मेटलिज्म। कुछ 1700s और 1800s में चलता था बाई मेटलिज्म। बाई यानी दो, और मेटलिज्म यानी मेटल्स। सो दो मेटल्स होते थे जिनके थ्रू ना इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट हो पाता था। वो दो मेटल्स थे सिल्वर और गोल्ड। मतलब अगर जापान को इंडिया से कुछ मंगाना है और इंडिया को यूएस से कुछ मंगाना है, तो वो सामान खरीदने या बेचने के बाद जो सेटलमेंट किया जाएगा, जो पेमेंट किया जाएगा, वो किया जाएगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर। ठीक है। बाई मेटलिज्म जो है ये धीरे धीरे खत्म हुआ, बिकॉज सिल्वर वाज नॉट दैट पॉपुलर एज अ मीन्स ऑफ ट्रेड, और गोल्ड जो है उसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, अनऑफिशियली ही सही। सिल्वर को बहुत सारे नेशंस लेने से मना कर देते थे, एंड देयरफॉर इट केम द गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो 1700-1800 से लेकर 1914 तक चला था। ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता था, अब किसी भी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए या एक दूसरे के नेशंस में के बीच में जो पेमेंट होती थी, सेटलमेंट्स होती थी, उनको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का यूज किया जाता था। सो क्या उस टाइम पे करेंसीज नहीं होती थी हर नेशंस की? होती थी। तब भी जैसे इंडिया में भी आपने सुना होगा कि ब्रॉन्ज करेंसी या कॉपर करेंसी या मेटेलिक करेंसीज चला करती थी, कॉइन्स चला करती थी 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 में, 1900 में, अभी भी चल रही हैं। सो वैसे ही सभी कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसीज थी, बट वो करेंसीज जो थी वो एक्सेप्टेबल थी ओनली विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। अगर इंटरनेशनली ट्रेड करना है या किसी भी तरीके का पेमेंट करना है, तो वो फैसिलिटेट करवाया जाता था विद द हेल्प ऑफ गोल्ड। मतलब हर कंट्री को अपने करेंसी को गोल्ड के वेट में मेजर करके बताना होता था। जैसे जैसे आज हम कहते हैं ना $1 इज इक्वल टू लेट्स से 80 रुपीज, वैसे ही उस टाइम पे हमें बताना होता था 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स और मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड। 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स और मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड, है ना। यूजुअली ग्रेन्स ऑफ गोल्ड के टर्म में डिफाइन किया जाता था। सो हर करेंसी को डिफाइन किया जाता था इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड, और फिर गोल्ड में कन्वर्ट करके ही इंटरनेशनल ट्रेड्स को फैसिलिटेट किया जाता था। ठीक है। और गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता था, या आप कैसे प्रूफ ले कि इस कंट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है कि नहीं, इस नेशन में गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है कि नहीं। गोल्ड स्टैंडर्ड हम तब कहते हैं कि वर्कआउट करता है व्हेन, अगर कंट्री की करेंसी को देखकर कोई चाहे तो सेंट्रल बैंक से गोल्ड क्लेम कर सकता है। दैट मीन्स दैट देयर इज गोल्ड स्टैंडर्ड प्रेजेंट इन दैट कंट्री, जहां पर कंट्री की करेंसी को आप प्रेजेंट करके सेंट्रल बैंक से डायरेक्टली गोल्ड ले सकते हैं इन एक्सचेंज। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि ओवर द इयर्स गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि गोल्ड जो है, दिस वाज दिस जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब ये रियलाइज हुआ कि गोल्ड जो है, इसके ऊपर ना नेशंस वे नॉट कंफर्टेबल ट्रेडिंग, बिकॉज गोल्ड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा है और कुछ कंट्रीज में बहुत कम है। जैसे रशिया, फ्रांस, ये कुछ ऐसे नेशंस हैं जिनमें गोल्ड डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ गोल्ड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, एंड देयर आर अदर कंट्रीज जहाँ पे नहीं है। सो ऑटोमेटिकली पुअरर होती जा रही थी, और दूसरी कंट्रीज ऑन दी अदर हैंड रिचर होती जा रही थी जहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स थे। दूसरी चीज कि गोल्ड स्टैंडर्ड रखने में, मैंने अभी आपको बताया कि इसका एक मेजर चेक क्या था, अगर आपको चेक करना हो कि किसी कंट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड है कि नहीं। नॉर्मल पीपल जो है वो करेंसी को एक्सचेंज करके गोल्ड ले सकते थे सेंट्रल बैंक से। सो गोल्ड स्टैंडर्ड के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने भी, citizens of various countries ने भी, और people in general, what they started doing was करेंसी को एक्सचेंज करा करा के गोल्ड रख लेते थे। अब गोल्ड मैन्युफैक्चर तो हो नहीं रहा है, इट इज अ नेचुरल प्रोड्यूस। तो ऐसे केसेस में क्या होने लगा कि जो गोल्ड थे वो लोगों के घर में जाने लगे, विच वॉज डिफिकल्ट टू बी
टेकन आउट फ्रॉम देयर होम। एंड वर्ल्ड वॉर के टाइम और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए थे। फ्रांस ने अपने सारे गोल्ड डिपॉजिट्स या फिर बहुत सारे और कंट्रीज ने अपने गोल्ड डिपॉजिट्स जो हैं वो ब्रिटेन के एक बैंक में रखा था, एंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो दे रिफ्यूज टू गिव दोज और रिटर्न दोज गोल्ड डिपॉजिट्स। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड जो था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद कुछ नहीं आया। जो इंटर वॉर ईयर्स थे 1914 से लेकर 1939 तक, ये जब फर्स्ट वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब क्या था, सारे कंट्रीज का यही फोकस था कि हम कैसे अपने नेशन को मजबूत बनाएं, और उसके लिए हम अपने यहाँ की ट्रेडिंग एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें और इम्पोर्ट बिल्कुल नहीं करें, और हम अपने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अपने गुड्स को सस्ते से सस्ता कर दें, चीपेस्ट कर दें। और जब आप चीपेस्ट कर देते हैं गुड्स को, तो उतनी ही चीप आपकी करेंसी भी हो जाती है, उतनी ही चीप आपकी करेंसी भी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन का स्कोप ही नहीं रहता। हम इतना सस्ता सामान बेच रहे हैं कि कोई सामने बेचने ही नहीं आएगा, है ना। सो इंटर वॉर ईयर्स में क्या हुआ कि अपने अपने नेशंस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सभी कंट्रीज ने अपने अपने आप को बहुत गरीब कर दिया, ठीक है। अपने गुड्स को चीप करने के चक्कर में, अपने करेंसीज को चीप करके उन्होंने बहुत बड़ा रिसेशन ले आए, बहुत बड़ा रिसेशन ले आए। आप सबने शायद सुना होगा द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। सो बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया, बहुत बड़ा रिसेशन आ गया इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल मार्केट में। और जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने रिसर्च करना शुरू किया, जिसमें मेजर रिसर्च था कीन्स का, KEYNES। कीन्स इज अ वेरी पॉपुलर इकोनॉमिस्ट, जिसकी बुक ऑन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बिकेम वेरी पॉपुलर इन 1939। और फिर वहीं से कीन्स की बुक या कीन्स के थ्योरी के ऊपर एक नया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया। और वो जो नया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था, that came out to be known as Bretton Woods, IMF and the World Bank. So ये 1940s में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ। ब्रेटन वुड्स इज बेसिकली अ प्लेस इन यूएस जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ बहुत सारे कंट्रीज गए थे, और अराउंड 44 कंट्रीज ने साइन किया था एक अग्रीमेंट को। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब से गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कैसे फैसिलिटेट करेगा। वहीं पर ही IMF और वर्ल्ड बैंक जो है उसका भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ इन दिस वेरी डिकेड इटसेल्फ। सो आप सभी ने IMF और वर्ल्ड बैंक का नाम जरूर पहले से सुना होगा, बट डिफरेंस क्या है? व्हाई इज इट सो दैट ये दोनों के दोनों सेम डिकेड में और एक ही साथ एस्टैब्लिश हुए थे? कहीं ना कहीं दोनों जो है वो बैंक है या मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो व्हाई इज इट सो दैट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वेर एस्टैब्लिश्ड? क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं? यस, प्रीटी मच। क्या अलग अलग है? बेसिकली जो IMF है, IMF जो है वो शॉर्ट टर्म सेटलमेंट या एक्सचेंज रेट या बैलेंस ऑफ पेमेंट को डील करता है, वेयरएज वर्ल्ड बैंक जो है ये लॉन्ग रन में इकोनॉमीज का कैसे डेवलपमेंट हो वो देखता है। सो वर्ल्ड बैंक जो है दिस हैज अ लॉन्ग रन अप्रोच, वेयरएज IMF जो है इसका एक शॉर्ट रन अप्रोच है। वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज पे फोकस करता है, whereas IMF जो है वो फोकस करता है अपॉन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ एक्सचेंज सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब बायमेटलिज्म से गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड से फिर इंटर वॉर ईयर्स में कुछ भी नहीं हुआ। सब नेशंस अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट और अपने एक्सपोर्ट्स में फोकस करने में लगे हुए थे, इंपोर्ट्स कोई करना नहीं चाहता था। जब वो फ्लॉप हुआ तो ब्रेटन वुड सिस्टम आया जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ। अब ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, तो इन्होंने कैसे रन किया
इस पूरे सिस्टम को, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को। दे बेसिकली, जितने भी मेंबर नेशंस थे IMF के, what they basically did was कि एक मार्केट एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया। आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा होगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो IMF ने एस्टैब्लिश किया था, या ब्रेटन वुड्स के बाद वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता आया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था कि हर कंट्री ने अपने करेंसी को डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ डॉलर। जैसे पहले करते थे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कि इतने ग्रेन्स ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू इतना रुपी, वैसे अब डिफाइन करने लगे, क्योंकि गोल्ड हटाना था। तो किस बेसिस पे डिफाइन करने लगे? दे स्टार्टेड डिफाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के जो जो कंडीशंस थे ना, वो बस एक ही कंट्री फुलफिल करता था, जो था USA। एंड देयरफॉर USA की जो करेंसी थी, विच वाज USD, डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, उसको फिक्स कर दिया गया कि अब सारे कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने करेंसीज को US डॉलर के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। 1 rupee is equal to how many dollar, 1 pound is equal to how many dollar, 1 yen is equal to how many dollar। एंड दिस वाज द सिस्टम जो IMF के टाइम पे चलता था, या ब्रेटन वुड्स ने इस्टेब्लिश किया। अब ये सिस्टम बहुत सालों तक रन किया, एंड दिस वाज द सिस्टम जिसके वजह से US जो है वो एक वर्ल्ड पावर या लीडिंग पावर बन के आया, बिकॉज ऑफ इट्स डॉलर बीइंग वेरी वेरी पावरफुल। बट दिस सिस्टम ऑल्सो कुड नॉट रन फॉर लॉन्ग। ऐसा क्यों हुआ? इस सिस्टम के साथ क्या इश्यूज थे? इस सिस्टम के साथ कुछ ऐसे इश्यूज होने लगे कि जैसे गोल्ड का था ना, दैट पीपल स्टार्टेड प्रिजर्विंग इट, जनरल पीपल स्टार्टेड प्रिजर्विंग इट, वैसे ही जनरल पीपल स्टार्टेड प्रिजर्विंग द डॉलर्स नाउ। मतलब बहुत सारे लिमिटेशंस थे, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग वन ऑफ दोज। जनरल पीपल स्टार्टेड प्रिजर्विंग दी डॉलर्स नाउ। जब डॉलर्स प्रिजर्व करने लगे, तो आपको पता होगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मनी शुड बी इन सर्कुलेशन। जैसे हम लोग पैसों को पिगी बैंक में डाल देते हैं या बक्से में बंद कर देते हैं, सो उससे इकोनॉमी जो है वो लॉस में चली जाती है, करेंसी जो है डी वैल्यू हो जाती है, क्योंकि कुछ पैसा है जो सर्कुलेशन में नहीं है, दबा हुआ है, लोगों के घर में दबा हुआ है, गुल्लक में दबा हुआ है, या कहीं पे भी प्रिजर्व्ड है। तो उतनी सर्कुलेशन जो है उतना पैसा जो है मार्केट के सर्कुलेशन में नहीं है, गायब है। और मार्केट को उतने पैसों की जरूरत तो है, तभी वो पैसे प्रिंट किए गए थे। तो अब क्या करना पड़ेगा? ये मिसिंग पैसों के लिए और ज्यादा प्रिंट करना पड़ता है पैसा। और आप जितना ज्यादा करेंसी प्रिंट करते जाओगे, उतना ज्यादा आपके करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती जाएगी। सो इसीलिए यही प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम अमेरिका के साथ ये हुआ था कि डॉलर्स जो है, दे केप्ट ऑन कॉन्टिन्यूअसली प्रिंटिंग इट, मैन्युफैक्चरिंग इट, एंड ओवर द इयर्स डॉलर लॉस्ट इट वैल्यू, which US could not afford। वो ये नहीं अफोर्ड कर सकता था कि डॉलर की वैल्यू खत्म हो और मार्केट डाउन जाए। So for the time being, we'll stop here, and then in the next class we'll start from here, next session।